स्वागत है आप सभी का सीजीपीएससी संकल्प पे। तो चलिए आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं अपनी पूरी सीरीज। आज हम लोग देखने वाले हैं लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर और ये भी देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे रिपीट होते हैं और आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कैसे करना है। अगर आपने ढंग से एनालिसिस किया तो अभी जो 2020 में पेपर होने वाला है सीजीपीएससी प्री का, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि 2 से 3 क्वेश्चन आपके इसी क्वेश्चन पेपर से फंस जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो एनालिसिस साथ में करते चलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा था, भारत में अक्टूबर 2019 से महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी थी? तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, इसका आंसर है 10। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सर्वप्रथम डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2019 किसके द्वारा जारी किया गया था? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा अक्टाड, UNCTAD। लेकिन इसके अलावा जो आपको एनालिसिस में ध्यान रखना है वो ये है कि विश्व बैंक कौन सी रिपोर्ट जारी करता है? विश्व बैंक रिपोर्ट जारी करता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की। आपका बन सकता है इस साल के सीजीपीएससी के लिए। नीति आयोग क्या है? नीति आयोग प्लानिंग कमीशन पहले हुआ करता था, योजना आयोग। ठीक है, उसी योजना आयोग को हटा के नीति आयोग बनाया गया है। विश्व आर्थिक फोरम यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये जेंडर गैप रिपोर्ट निकालता है, जेंडर गैप रिपोर्ट। ये एक जेंडर गैप रिपोर्ट निकालता है। उसके अलावा ट्रेवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट जो रहता है वो यह विश्व आर्थिक फोरम ही निकालता है। तो ये दोनों चीज आप अपने क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस में करते चलिएगा, इनसे क्वेश्चन बना जा सकता है। और जो सीजीपीएससी है वो दोबारा इसी क्वेश्चन को नहीं पूछने वाला, हो सकता है वो विश्व बैंक से निकाल दे या विश्व आर्थिक फोरम से निकाल दे, लेकिन चांसेस है कि इधर से क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए खालिस्तान सहमति की आवश्यकता होती है? राज्य के विधानसभा सदन की, राज्य के मुख्यमंत्री की, राज्य की या राज्य की नहीं? तो राज्य के विधानसभा सदन, बहुत लोग इन्होंने ये टिक करके आया होगा लेकिन ये गलत है। इसका जो सही आंसर है वो राज्य की नहीं। देखिए, अगर आपका सदन चाहे तो राज्य का नाम बदल सकता है, या सदन चाहे तो राज्य की पूरी सीमाओं को बदल सकता है बिना राज्य के किसी भी सहमति के बिना। और ये प्रावधान कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है आपको ये याद रखना जरूरी है। ये दिया हुआ है आर्टिकल नंबर 3 पे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, केंद्र बजट 2019-20 में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों जिसमें एयर इंडिया भी शामिल है के विनिवेश से कितनी राशि का लक्ष्य रखा गया है? ये पिछले साल के करंट का क्वेश्चन था और इसका आंसर 1,05,000 करोड़। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है? तो देखिए, जैव उर्वरक के रूप में राइजोबियम भी इस्तेमाल होता है, नील हरित शैवाल भी इस्तेमाल होता है, एजोल भी इस्तेमाल होता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, न्यूटन के गति का पहला नियम जाना जाता है, क्या जाना जाता है? गुरुत्वाकर्षण, जड़ता का नियम, संवेग के संरक्षण का नियम या ध्रुवाधार गति? तो इसका जो आंसर है वो है आपका जड़ता का नियम, यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी, जरूर की थी, लेकिन उनका जो ये है गति का पहला नियम, उसे जड़ता का नियम या लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जाना जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी में निम्नलिखित में से कौन सा कर शामिल नहीं किया गया है? तो इसमें देखिए, वैल्यू एडेड टैक्स यानी कि मूल्यवर्धित कर शामिल है, सेवा कर वो भी शामिल है, और एक्साइज ड्यूटी ये भी शामिल है, यानी कि आपका ये जो सीमा शुल्क है ये शामिल नहीं होगा, कस्टम ड्यूटी जिसे बोला जाता है। अब देख लेते हैं पहले एक्साइज ड्यूटी क्या होता है। देखिए, कोई भी सामान जो है वो अगर फैक्ट्री में प्रोड्यूस हो रहा है तो जब वो फैक्ट्री से बाहर निकलता है तो उस समय एक ड्यूटी लगाई जाती है जिसको बोला जाता है एक्साइज ड्यूटी। वो टैक्स ही है एक हिसाब का, तो ये जो है वो जीएसटी में शामिल हो चुका है। कस्टम ड्यूटी क्या होता है? सामान का जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है उस पे जो टैक्स लगता है उसको हम लोग कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। और कस्टम ड्यूटी जो है वो जीएसटी में नहीं आता, कस्टम ड्यूटी के लिए एक अलग से एक्ट बना हुआ है। ठीक है, उसका नाम है कस्टम ड्यूटी एक्ट 1975। इसके तहत कस्टम ड्यूटी के रेट डिसाइड किए गए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
जगन्नाथपुरी मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा एवं बलभद्र की मूर्तियां बनी है। किसकी बनी है? लकड़ी की बनी हुई है। आपने वो स्टोरी जरूर सुनी होगी कि मूर्तिकार था, उन्होंने बोला कि मूर्ति कंप्लीट होने तक आप अंदर नहीं आइएगा, लेकिन वो बीच में आ गए तो मूर्ति अधूरी रह गई। वो जगन्नाथपुरी ही थी स्टोरी। आगे आते हैं। भारत में गिद्धों की तेजी से घटती जनसंख्या का मुख्य कारण है। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये है आपका एनवायरमेंट का क्वेश्चन, ठीक है, ये मिसलेनियस क्वेश्चन नहीं है, गलती मत करिएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका डिक्लोफिनेक दवा का अत्यधिक प्रयोग। गिद्ध आपको पता है वो मांस खाते हैं, तो क्या किया जाता था, जो जंगली जानवर या कोई भी मर जा रहा है तो उसके ऊपर ये दवा छिड़क दी जाती थी, ठीक है, ताकि शरीर जल्दी सड़ जाए या गल जाए, ऐसा ही कुछ। लेकिन दवा जो थी वो हानिकारक रहती थी, तो जब गिद्ध इसे खाने आते थे तो वो भी दवा की चपेट में आ जाते थे। दवा की चपेट में आने की वजह से गिद्धों की संख्या बहुत तेजी से घटना शुरू हो गई। तो और ये अब मतलब खत्म होने के कगार पे पहुंच चुके हैं बहुत जगह पे। तो ये इसका आंसर होगा। और एनवायरमेंट की हम बात कर रहे हैं तो एक और आपको मैं क्वेश्चन बता देता हूं, इसे ध्यान रखिएगा, हो सकता है इससे क्वेश्चन बन जाए। रिडले ऑलिव टर्टल, ये काफी ज्यादा न्यूज में रहा है 1-2 सालों से। क्यों? क्योंकि ये उड़ीसा के तट पे आते थे और वहां पे अपने अंडे दिया करते थे। अभी कुछ सालों से देखा गया है कि ये टर्टल वहां आ ही नहीं रहे हैं, और मतलब इनसे जो है, इसके वजह से आपका इकोसिस्टम जो है वहां का खराब हो चुका है। तो ये आपका 2 साल से ट्रेंडिंग रहा है, तो हो सकता है इससे क्वेश्चन बन जाए। नाम याद रखिएगा, रिडले ऑलिव टर्टल, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। कंप्यूटर में चिप बनी होती है, ये इजी सा क्वेश्चन है कंप्यूटर का, सिलिकॉन की पतली परत से। इनमें से कौन सा मॉड्यूलेशन एवं डीमॉड्यूलेशन करता है? ये भी इजी क्वेश्चन है। मॉडम, इसका फुल फॉर्म ही होता है मॉड्यूलर और डीमॉड्यूलर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मॉडम। अगला क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस बना होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, देखिए अगर आपको जिप्सम याद नहीं आ रहा, वैसे इसका सही आंसर जिप्सम है, तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करके देखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस, अब हाथ में प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा रहे हैं, मार्बल तो नहीं बांधेंगे, सीमेंट का तो नहीं बनता है, ये भी आपको पता है। चूना पत्थर तो यूज नहीं करेंगे क्योंकि चूना पत्थर का इस्तेमाल करके सीमेंट बनाया जाता है। लास्ट क्या बच गया आपका? जिप्सम, तो यही आपका सही आंसर हो जाता। अगला, किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या यानी कि क्रोमोसोम्स कितनी होती है? ठीक है, अगर हम लोग इंसान की बात करें तो इंसानों में क्रोमोसोम्स की संख्या होती है 46। मेल के अंदर और फीमेल के अंदर, दोनों के अंदर क्रोमोसोम्स की संख्या 46 होती है। अब देखिए, जब भी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, जब भी न्यू बॉर्न बेबी बनता रहता है, तो जो मेल के क्रोमोसोम्स रहते हैं वो फीमेल के क्रोमोसोम्स के मिलेंगे और न्यू बॉर्न बेबी में वो ट्रांसफर होंगे। जैसे मेल में 23 क्रोमोसोम्स उनके स्पर्म से होते हुए और फीमेल के एग में 23 क्रोमोसोम्स रहेंगे। ये दोनों जब मिल जाएंगे तो वापस जो या तो वो लड़का होगा या लड़की होगी, उसमें 46 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। तो ये भी याद रखिएगा आप कि स्थिर तो रहती है, चलिए ठीक है, इसका आंसर स्थिर रहती है, लेकिन इंसानों में क्रोमोसोम्स की संख्या 46 होती है। न्यूबॉर्न बेबी जब बनते रहता है तो स्पर्म के थ्रू 23 क्रोमोसोम्स आते हैं और एग में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, दोनों मिल जाते हैं और 46 क्रोमोसोम्स बनाते हैं एक न्यूबॉर्न बेबी में। अगला क्वेश्चन, लोकायत दर्शन किसे कहा जाता है? ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है फिलॉसफी का। मैंने लास्ट वाले वीडियो पे आपको बताया था कि फिलॉसफी के 5 क्वेश्चन आते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा चार्वाक। ठीक है, लोकायत दर्शन किसे कहा जाता है? चार्वाक दर्शन को कहा जाता है। चार्वाक दर्शन इकलौता ऐसा दर्शन है जो मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी पे विश्वास करता है, यानी कि मतलब अलग ही टाइप का है। इसे हम लोग आने वाली क्लास में देखेंगे, मैं चार्वाक आपको इसमें डिटेल से बता दूंगा। जैन, बौद्ध और आपके यहाँ पे सांख्य दिख रहे हैं। सांख्य के प्रवर्तक जान लीजिए आप, सांख्य के जो प्रवर्तक है उन्हें कपिल बोला जाता है, महर्षि कपिल। ठीक है, ये इनके प्रवर्तक रहे हैं और इससे भी क्वेश्चन बन सकता है कि सांख्य के प्रवर्तक का क्या नाम है, तो कपिल। या कपिल किसके प्रवर्तक है? तो सांख्य दर्शन। जैन और बौद्ध
जैन आपको पता ही है तीर्थंकर बोलते हैं, 23 तीर्थंकर, 24 हुए हैं टोटल। बौद्ध गौतम बुद्ध रहे हैं। इनमें जैन में महावीर स्वामी जो सबसे प्रमुख रहे हैं। अगला, प्रछन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? शंकर, कपिल, रामानुज और पतंजलि। तो इसका जो सही आंसर है वो है शंकर, जो सीजीपीएससी ने लिया है। लेकिन मैं आपको एक क्वेश्चन और बता दूं, सीजीपीएससी 2014 ने प्रछन्न जो बोला हुआ है छिपा हुआ या बौद्ध, इसे गौतम बुद्ध को माना था 2014 में, और ये 2019 का पेपर है, इसी प्रछन्न बौद्ध को इन्होंने शंकर लिया है। ठीक है, तो अब आने वाला कोई भी पेपर होगा, अगर ये क्वेश्चन रिपीट होता है तो आप शंकर ही टिक करिएगा। इस वाले सीजीपीएससी 2014 में जाके कंफ्यूज मत होइएगा, अभी आपको यही टिक करना है। प्रछन्न बौद्ध जो है शंकर ही है। अगर इंडिया के जीएस के हिसाब से देखेंगे तो प्रछन्न बौद्ध शंकर को ही बोला जाता है। ठीक है, कपिल, कपिल के बारे में मैंने अभी बताया आपको कि ये सांख्य दर्शन के प्रवर्तक है। पतंजलि ये योग दर्शन के प्रवर्तक है। ठीक है, रामानुज, रामानुज इनका नाम आपने जरूर सुना होगा। रामानुज इनका पूरा नाम है रामानुजाचार्य। ठीक है, इनका पूरा नाम जो है वो है रामानुजाचार्य। इनका भी एक अपना अलग दर्शन है जिसे बोलते हैं विशिष्ट द्वैतवाद। इसे भी लिख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन बन सकता है। विशिष्ट द्वैतवाद प्रवर्तक कौन है इस साल के लिए। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन है? नव बौद्धवाद, तो इसका जो आंसर है वो है अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्होंने आखिरी समय पे अपना हिंदुइज्म का त्याग करके बौद्ध धर्म को अपना दिया था, इसी वजह से इन्हें नियो बुद्धिज्म बोला जाता है। साथ में इनकी जो शाखा है नियो बुद्धिज्म, उसे भीमयान भी बोला जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके अलावा ये हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये विश्व के प्रख्यात फिलोसफर्स में से एक थे, याद रखिएगा। टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, इनकी एक किताब है जो काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, आपने उनका नाम भी सुना होगा, गीतांजलि। स्वामी विवेकानंद 1893 शिकागो पे विश्व धार्मिक सम्मेलन, इनका भाषण वो सबसे ज्यादा प्रचलित रहा था। उसके अलावा विवेकानंद की अगर हम लोग बात करें, फिलॉसफी की बात कर रहे हैं, तो ये फोकस करते थे पूरे तरीके से मानवतावाद पे। मानवतावाद के अलावा ये एक चीज पे और फोकस करते थे, वो था व्यवहारिक वेदांत। ठीक है, जिसको बोलते थे प्रैक्टिकल वेदांता, प्रैक्टिकल वेदांता। आगे आते हैं, शंकर के दर्शन को कहा जाता है, शंकर यानी कि शंकराचार्य, शंकराचार्य जी के दर्शन को कहा जाता है अद्वैतवाद। अद्वैत का मतलब क्या हो जाता है? मतलब सत्ता सिर्फ एक ही है और सत्ता जो है वो है ब्रह्म। ये पूरे तरीके से ब्रह्म पे विश्वास करते थे और सत्ता सिर्फ वही है। ठीक है, द्वैतवाद, द्वैतवाद क्या हो जाता है आपका? माधवाचार्य जो हैं ये इसके प्रवर्तक है, माधवाचार्य। ठीक है, तो इसमें तीन चार चीजें आपको क्या देखने को मिल गई। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा रामानुज, इनका जो है दर्शन वो है विशिष्ट द्वैतवाद। द्वैतवाद के प्रवर्तक है माधवाचार्य, अद्वैतवाद के प्रवर्तक है ब्रह्मचारी, सॉरी अद्वैतवाद के प्रवर्तक है शंकर। इसके अलावा एक है शुद्धाद्वैतवाद जिसके प्रवर्तक है वल्लभाचार्य, और एक लास्ट हो जाता है द्वैताद्वैतवाद जिसके प्रवर्तक है निबिंगाचार्य। तो ये भी याद रखिएगा, ये आपके सूफी संत रहे हैं सारे के सारे। ठीक है, सूफी संत रहे हैं जिनका अलग अलग था मानना। अगला क्वेश्चन, व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन है? तो अभी मैंने ऊपर ही बताया आपको, व्यवहारिक वेदांत यानी कि स्वामी विवेकानंद। अब यहाँ पे आ रहा है आपका दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती आपको पता हो या याद हो, आर्य समाज।
यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए ये दोबारा यही क्वेश्चन नहीं पूछने वाले कि व्यवहारिक वेदांत का प्रतिपादन किसने किया था। ये यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि दयानंद सरस्वती बताइए वो कौन से समाज से जुड़े हुए थे। राजा राम मोहन रॉय कौन से समाज से जुड़े हुए थे? ब्रह्म समाज। अगला गांधी जी। गांधी जी के बारे में आपको जानना पड़ेगा, इनके 11 बॉस। इसको हम लोग फिलोसफी की क्लास में देखेंगे डिटेल में। चलिए आते हैं आगे। वर्ष 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया था? तो क्या है ये? अबी अहमद अली, इथियोपिया के थे राष्ट्रपति, इन्हें दिया गया था। 20वां क्वेश्चन सूची में लाना है। तो अब आपको देखिए क्या पता है, पीवी सिंधु तो आपको पता ही है कि ये बैडमिंटन खेलती हैं। तो बी का क्या हो जाएगा? 4। बी का देखिए 4, ये वाला 4 है, ये वाला 4 है और ये वाला 4 है। उसके अलावा अभिनव बिंद्रा हमारे पहले गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपिक के सिंगल। तो अभिनव बिंद्रा निशानेबाज है, आपको पता है। सी का फर्स्ट होना चाहिए, सी का फर्स्ट यहाँ आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। हमारे देश के प्रथम लोकपाल हैं, ये उस समय न्यूज पे थे क्योंकि प्रथम लोकपाल थे। आपका आंसर है पिनाकी चंद्र घोष। अगला, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो आंसर हुआ राधा कृष्ण माथुर, क्योंकि ये करंट में थे, न्यूज में थे, इस वजह से। अगला आते हैं, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है, कहाँ स्थित है? झांसी पे। अगला, इनमें से भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। कहां पे है आपका? ये है आपका उत्तराखंड पे। उसके बाद क्या दिख रहा है आपको? राजाजी नेशनल पार्क, ये भी है आपका उत्तराखंड पे। हेमिस नेशनल पार्क, ये है आपका जम्मू एंड कश्मीर पे। और काजीरंगा नेशनल पार्क है आपका असम पे। ठीक है, यहाँ पे 1 हॉर्स राइनो मिलता है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, पुस्तक साइलेंट स्प्रिंट के लेखक कौन है? करंट का क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा राकेल कार्सन। अगला, शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन कहां होगा? तो इसका आंसर है आपका बीजिंग, चाइना। अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ ने दशक 2011 से 2020 को घोषित किया है, क्या घोषित किया है? जैव विविधता का दशक। ठीक है, ये भी करंट का क्वेश्चन है आपका। अगला आते हैं, कुछ छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन यहां से शुरू हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ के प्राचीन सरबपुर वंश के शासकों की निम्नलिखित राजधानियां थी। देखिए, प्रवरपुर, शेरपुर, सरबपुर, सिरपुर, प्रसन्नपुर। अब देखिए आपको कंफर्म है, सरबपुर तो है और आपका सिरपुर तो है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका सरबपुर, सिरपुर और प्रसन्नपुर। 2, 3, 4। ठीक है, इसका ये सही आंसर होगा। लेकिन इस वाले जो क्वेश्चन है, चलिए इसको कभी और देखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रतनपुर के कलचुरी शासक पृथ्वीदेव प्रथम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उन्होंने सकल कोशलाधिपति की उपाधि धारण की थी, ये वाला कथन सत्य है। रेड डेटा बुक में आंकड़े सम्मिलित हैं। रेड डेटा बुक निकालता है आपका लुप्त प्राय प्रजातियों का आंकड़ा, और इसे निकालता कौन है? IUCN। ठीक है, IUCN जो है संस्था है वो निकालती है कि लुप्त प्राय प्रजातियां कितनी हैं, कितने लोग खत्म होने के कगार पे हैं, कौन नॉर्मल है, कौन बहुत ज्यादा खतरे पे है। ये सारी चीजें जो है वो निकालती है IUCN की संस्था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं। जैव विविधता शब्द की रचना किसने की? तो इसका आंसर है वॉल्टर जी रोजेन। इसका सही आंसर है वॉल्टर जी रोजेन। और सर EG टेंसले कौन है? इकोसिस्टम शुरू से पढ़ते आए हैं आप। ठीक है, इकोसिस्टम शब्द की जो ये है रचना वो टेंसले सर ने की थी, तो इसे याद रखिएगा। कार्ल मोबियस, ये है आपके इकोलॉजिस्ट और प्रख्यात इकोलॉजिस्ट में से एक है। ठीक है, अब इकोलॉजिस्ट से आपको याद आएगा कि इकोलॉजी शब्द की रचना फिर किसने की थी? इकोलॉजिस्ट शब्द की रचना की थी अर्नेस्ट हेकल। अर्नेस्ट हेकल,
ये एक्स्ट्रा जो इंफॉर्मेशन है याद रखिएगा, यहीं से आपके क्वेश्चन जो है वो रिपीट होंगे। आगे चलते हैं। सुमेलित कीजिए रतनपुर के कलचुरी शासक एवं उनके कार्य। आप देख रहे होंगे कि कलचुरी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कलचुरी से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये पहला वीडियो है, अभी कंटिन्यू वीडियो आएंगे आपका जो रहेगा। हम पूरे तरीके से कोशिश करेंगे कि आपके ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कवर हो जाएं इस 50 दिन पे। इस वाले पेपर का एनालिसिस मेरे साथ करिए, आप 2 से 3 नंबर इस पेपर से निकाल लेंगे, ये गारंटी है मेरी कि 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन जो है आपका इस पेपर के अच्छे से एनालिसिस अगर आप करते हैं तो इस साल के सीजीपीएससी में पूछा जा सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। कार्य देखना है आपको, ये याद होगा अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा है तो जाजल देव प्रथम ने चक्रकोट के राजा सोमेश्वर देव को पराजित किया था, मतलब बी का फर्स्ट होना चाहिए। अभी देखिए बी का फर्स्ट क्या है, बी का फर्स्ट मतलब चौथा इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी मराठा शासनकाल में दिए गए भूमिदान एवं उसका अर्थ सुमेलित नहीं है, तो इसका सही आंसर है नामनूक। ये कुछ अलग से क्वेश्चन आते हैं जो बहुत सारे लोगों से नहीं बनेंगे, लेकिन इस टाइप से भी कुछ सीजीपीएससी क्वेश्चन पूछ देता है आपका। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। छत्तीसगढ़ में वेकनजी भोसले के शासनकाल में सूबेदार प्रथा प्रारंभ हुई, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित सूबेदारों ने कार्य किया। मैंने आपको पहले बोला था कि इस पे रिपीटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। ये है आपका रिपीटेड क्वेश्चन। कब का रिपीटेड क्वेश्चन? ये एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आपका 2018 के पीएससी में पूछा गया है और ये 2019 का पीएससी है और एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये। पहले महिपत राव दिनकर, उसके बाद विठल राव, केशव गोविंद, बीकाजी गोपाल, ऐसा सीक्वेंस आपका चलेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी की प्रथम छत्तीसगढ़ यात्रा के संबंध में सत्य है? महात्मा गांधी सितंबर 1920 में पंडित सुंदरलाल शर्मा के साथ रायपुर आए। उनका छत्तीसगढ़ यात्रा का उद्देश्य असहयोग आंदोलन के लिए लोगों को समर्थन प्राप्त करना था। उन्होंने कंडेल ग्राम जाकर नहर के लिए सत्याग्रह करने वालों को समर्थन किया। तो देखिए सबसे पहले तो सीजीपीएससी ने इसका आंसर सी टिक किया था। उसके बाद जो इन्होंने अमेंडेड आंसर निकाला उसमें इन्होंने इसे चेंज किया और आंसर ले लिया बी। और इसके ऊपर भी किया गया था इस साल कोर्ट केस कि आपने वहां में बताइए कि आपने बी क्यों लिया है। ठीक है, तो लेकिन अभी तक जो इसका फाइनल आंसर है वो होगा आपका बी। तो अगर ये सेम क्वेश्चन रिपीट करता है तो आप बी ही टिक करके आइएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित घटनाएं हुई। देखिए इसका आंसर शुरू में इन्होंने लिया था सी, लेकिन बाद में इसे कर दिया इन्होंने विलोपित। तो ये विलोपित क्वेश्चन है, तैयार रहेगा आप अगर इस साल का पेपर दे रहे हैं और पहली बार दे रहे हैं तो 4 से 5 क्वेश्चन विलोपित होते हैं हर साल। तो आप इसके लिए प्रिपेयर रहिएगा, 4-5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बना के आइएगा, नहीं तो आपका जो लास्ट फाइनल बनेगा मेरिट उसमें आपका कुछ नंबर कम हो सकता है, क्योंकि विलोपित सीजीपीएससी जनरली करता है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में डोंडी लहारा जमींदारी में 1937 में दीवान के विरुद्ध किसानों का आंदोलन हुआ, जिसमें निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में किसानों ने सत्याग्रह किया? देखिए इसका सबसे शुरू में इन्होंने आंसर लिया था वली मोहम्मद, सही है, लेकिन बाद में इन्होंने आंसर चेंज करके कर दिया सरयू प्रसाद अग्रवाल। और अगर आप बुक पढ़ेंगे, कोई सी भी बुक उठा लीजिए, हिंदी ग्रंथ अकेडमी उठा लीजिए, हो सकता है आप लोग हरि राम पढ़ रहे होंगे, अर्जुन की बुक पढ़ रहे होंगे, हर जगह आपको नरसिंह प्रसाद अग्रवाल ही मिलेगा देखने को। लेकिन सीजीपीएससी है कि मानता नहीं, इन्होंने सरयू प्रसाद अग्रवाल को ही लिया है आंसर। ठीक, तब सीजीपीएससी के हिसाब से हम लोग चले तो अगले साल ये क्वेश्चन आता है तो सरयू प्रसाद अग्रवाल ही टिक करके आइएगा, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल भी नहीं, ध्यान रखिएगा इसे। देवरानी जेठानी का मंदिर छत्तीसगढ़ के किस स्थान पे स्थित है? तो ये है आपका तालागांव, बिलासपुर। अगला, छत्तीसगढ़ राज्य में 2011 की जनगणना के में राजस्व गांवों की संख्या कितनी है? तो शुरू में इन्होंने लिया था 20,126, बाद में इस क्वेश्चन को कर दिया विलोपित। आपके टोटल 4 क्वेश्चन विलोपित हुए हैं, ये था दूसरा क्वेश्चन जो विलोपित हुआ है। आगे चलते हैं।
अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर है? अमृतधारा जलप्रपात सबको पता है, हसदेव नदी पे। ठीक, अगला, गौरलाटा चोटी किस पार्ट पे स्थित है? तो गौरलाटा आपका स्थित है सामरी पार्ट पे, मेन पार्ट सरगुजा पे है। जसपुर आपका सबसे बड़ा पार्ट पूछेगा तो करिएगा जसपुर। जारंग पार्ट ये है आपका बलरामपुर पे। अगला क्वेश्चन, गोमर्दा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है, कहाँ स्थित है गोमर्दा? रायपुर और सरगुजा में तो कोई अभयारण्य नहीं है, रायगढ़ में स्थित है। ठीक है, आगे आते हैं। निम्न में से रायपुर जिले का कौन सा स्थल लौरिक चंदा गाथा से संबंधित माना जाता है? अब देखिए, इन्होंने शुरू में इसका आंसर लिया था आरंग, बाद में भी आंसर आरंग ही है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन को लेके किया गया कोर्ट केस, इस वाले क्वेश्चन को लेके। क्यों? क्योंकि लड़की बुक्स जो है, बुक के हिसाब से जो लड़की है वो रीवा की थी और आरंग का लड़का था, तो आपका ये दोनों आंसर होना चाहिए थे। इस क्वेश्चन को करना चाहिए था इनको विलोपित, लेकिन सीजीपीएससी है कि मानता नहीं, ये अपने जगह पे अड़े रहे और लास्ट में इन्होंने आंसर आरंग ही लिया। ठीक है, अब अगर इस साल क्वेश्चन आता है तो आरंग ही टिक करिएगा। हालांकि होना रीवा और आरंग ही चाहिए था, लेकिन आपके पास पिछले साल का बेस रहेगा कि आपने पिछले साल आरंग लिया था तो इस साल रीवा क्यों। कब कका मरही तब कब बरा चुरही, इस लोकोक्तियों का सही विकल्प कौन सा है? तो इसका सही विकल्प है कार्य की अनिश्चितता। अगला क्वेश्चन, गंगा दशहरा हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह और तिथि में मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ज्येष्ठ शुक्ल दशमी। और ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं रिपीटेड है, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आपका 2018 के पीएससी में आया था और यहाँ पे इसको दोबारा पूछ दिया। तो दो क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिए जो रिपीटेड आ रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। मांड और महानदी के संगम पर कौन सा धार्मिक स्थल स्थित है? तो कौन है? चंद्रहासिनी देवी मंदिर। कहाँ है ये? जांजगीर चांपा पे। उसके अलावा मांड महानदी के साथ एक और नदी मिलती है, कौन है? लात महानदी और मांड, ये तीन नदियां मिलती है चंद्रहासिनी देवी जांजगीर चांपा पे। महामाया मंदिर आपको पता है रत्नपुर और अंबिकापुर पे है। डिंडेश्वरी मंदिर ये आपका राजनांदगांव के पास पड़ेगा। खिनवा शरीर के किस अंग में धारण किया जाता है? तो खिनवा पहनते हैं हम लोग कान पे। अगला क्वेश्चन, किस जनजाति में रसोई घर जिसे लाल बंगला कहते हैं पाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका भुंजिया। रसोई घर को लाल कलर से रंग देते हैं, इस वजह से भुंजिया जनजाति के उस रसोई घर को लाल बंगला कहा जाता है। अगला, किस जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका कमार। इसके अलावा एक कंडरा जनजाति भी है जो बांस के बर्तन बनाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। कंडरा और कमार ये दो जनजातियां हैं, और भी जनजातियां हैं लेकिन फिलहाल ये प्रमुख जनजातियां हैं जो बांस पे आधारित है। अगला क्वेश्चन आते हैं, अष्ट अम्बज के लेखक कौन है? अगर आपने मेरा साहित्यकार वाला पूरा सीरीज देखा है, नहीं देखा तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जरूर जाके देखिए। यहाँ पे आपको क्या करना था, ऑप्शन को एलिमिनेट, कि सुंदरलाल शर्मा तो नहीं हो सकते, लोचन प्रसाद पांडे तो नहीं हो सकते, लाला जगदलपुरी नहीं हो सकते, तो बचा कौन? धानुलाल श्रीवास्तव। ठीक है, साहित्यकार का सीरीज जरूर पूरा देखें, आपको बहुत बेनिफिट होगा इस वाले सीजीपीएससी पे। चलिए हम लोग इस वाले पार्ट पे 50 क्वेश्चन ही करते हैं, अगला वाला पार्ट मैं आपको दे दूंगा जल्दी ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने, पसंद आया तो लाइक दबाएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू।